आ जाइए जी, आ जाइए, शुरू करा जाए। क्या बढ़ते हो टॉपिक, एक बारी माइक वगैरह चेक कर लें, सब बेहतर है, फिर शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया। हम्म तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ का कॉम्बिनेशन कराते हुए। जब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो अब बारी है अकाउंट्स में एक बहुत ही कमाल के चैप्टर जिसका बेस कहीं न कहीं फाइनल अकाउंट है। जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो माइंड में एक अप्रोच आती है, सर फाइनल अकाउंट में करना क्या है? ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है अलॉन्ग विद सम एडजस्टमेंट्स। सेम ऐसे ही आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी चीजें कर रहे होते हैं। क्या करते हैं सर इसमें? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको अप्रोच करनी पड़ती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। क्या होता है वो? बिल्कुल कैश बुक जैसे बनती है वैसे ही बनता है। डेबिट साइड में सारी रिसीविंग इन कैश, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट इन कैश। और ये दोनों का रिसीविंग पेमेंट का जो मुद्दा है वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, डजंट मैटर, वो सब रिकॉर्ड कर देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सेकंड लेवल पर। फिर हमको प्रिपेयर करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लुक लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करना होता है? कुछ खास है ही नहीं। इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखा जाए, इनडायरेक्ट नेचर की इनकम को क्रेडिट साइड लिखा जाए, क्रेडिट में से डेबिट लेस करा जाए और एनपीओ में सरप्लस को निकाल लिया जाए। फाइनल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। फिर क्या करना है सर? जैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनती थी सेम वैसे ही एनपीओ में भी बैलेंस शीट बनेगी। सर डिफरेंशिएट कहां पे होगा इस पर बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो थोड़े से सेपरेट होंगे। उसमें से एक सबसे पॉपुलर एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। बाकी सारे एडजस्टमेंट देख के पता लग जाएगा, इसका ऐसे ट्रीटमेंट कर देना है, सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो आज आपको पूरा समझ आएगा। बट उससे पहले आज के सेशन में हम करें क्या? दो कंसेप्चुअल लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, आई एम श्योर आपने देखा भी है। कंसेप्चुअल लेक्चर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी अवेलेबल है, एडजस्टमेंट का सेपरेट लेक्चर अवेलेबल बैच में। तो आपकी बैच में ये सारी चीजें हैं, तो इस सेशन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर आप सीखेंगे कंसेप्ट शॉर्ट टर्म में, अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। मेरी बात समझिए, एनपीओ वो टॉपिक है जो 10 नंबर, 15 नंबर या फिर 20 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में होता है। अब अगर अप्रोच नहीं पता है तो आप लगा तो लोगे बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आज के सेशन में देखेंगे और वो आईसी स्टैंडर्ड को मैच करेंगे। तो एक बारी थोड़ा सा जरा लेवल अप करके समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन में होता क्या है ना? आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। इवन सब्सक्रिप्शन से पहले जरा बेसिक चीज़ों पर बात कर ले। जैसे बेसिक चीज़ों पर मेरे साथ आइए, हमको एक प्लान करके बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्लीज मेरे साथ नोट डाउन जरूर करिएगा, हालांकि आपने पढ़ रखा है बट स्टिल। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जब हम इस अकाउंट की बात करते हैं तो एक बेसिक सी बात समझनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लुक लाइक कैश बुक। अभी कैश बुक में क्या होता था दोस्त? कैश बुक में बड़ी सीधी सी अप्रोच लगती थी, जो भी रिसीविंग है डेबिट में रखो, जो भी पेमेंट है क्रेडिट में रखो, है ना? और इसको बनाने का पर्पस क्या था वो भी नोट करिए, टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। भाई कैश बुक क्यों बनाते थे? सोचो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकालने के लिए ना वही सारा काम करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई रिसिप्ट एंड पेमेंट की। तो सेकंड लेवल पे कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे साथ आइए, सेकंड क्या प्रिपेयर करना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहना बेहद ही गलत होगा कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है। कई बार रिसिप्ट पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आती है, और ऐसा भी होता है कि रिसिप्ट पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट सब बना दो 15 से 20 नंबर के लिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा वो समझते हैं। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ अगर आप मेरे से बोलो तो मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, आ जाइए मेरे साथ, वो भी मैं ऐड कर ही दूं। मैं रिसिप्ट पेमेंट के बारे में बोलूंगा। ये डिफरेंशिएट नहीं करता है ना, नेवर डिफरेंशिएट, नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन किसके बीच में? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2017 का है, 2025 का है, 2030 का है, मुद्दा ही नहीं है। इसका सिंपल सा कहना है कि सर अगर पैसे खर्च हुए हैं तो लिखो,
अगर पैसे मिले हैं तो लिखो, फर्क ही नहीं पड़ना है। आप जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन साइड में 2024, 2025, 2026 3 साल का लिखा हुआ है। 3 साल का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ आ रही है? लेकिन हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे इसके साथ बड़ा सिंपल है, क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमारा पूरा फोकस कहां होगा, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर पे। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखते हो, जब आप सैलरी लिखते हो, जब कोई इनकम लिखते हो, तो उसमें आप आउटस्टैंडिंग और एडवांस को प्लस माइनस करते हो। क्यों करते हो? जस्ट बिकॉज टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, कि करंट ईयर का वो पैसा कितना है, इसलिए आप ऐसा कर रहे होते। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज तो ये समझ आ गई, करंट ईयर पे पूरा फोकस होगा, ठीक बात है क्या? आगे मान लीजिए कोई एसेट्स लिखी है, तो एसेट्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? अगर लिखा हुआ है कि इतने की एसेट्स खरीदी, तो भाई साहब एसेट्स की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट शोन, नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है सर? क्योंकि यहां पर कौन से एक्सपेंडिचर को नोट डाउन करा जाता है? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स यू कैन से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही लिखना है बचन का। ओके, ये बात समझ आ गई। अब अगले एक्सपेक्ट पे चलते हैं। मशीन बेची, मोटर व्हीकल बेचा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो जब प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो क्या यहां दिखाया जा सके? हाँ जी। क्यों सर? वो एसेट्स को सेल आउट करने पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो करंट ईयर से रिलेटेड है ना। मेरे साथ आइए, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को सेल करने पे कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उसको डेफिनेटली क्या करेंगे? शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको दिखा देंगे जी। मन में प्रश्न होगा सर किधर दिखाएंगे सर? तो डिपेंड करता है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लॉस है तो डेबिट साइड दिखाएंगे। सर ऐसा क्यों है? हम लिखते तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बट जो फॉर्मेट बनता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनता। तो सर वो कैसे बनता है? बता रहा हूँ, ठहर जाओ, नन्ना सा फॉर्मेट बनाओ। सर वो कैसे बनता है सर? जनाब ठहर जाइए जरा। ओके ओके, तो वो बनता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके का मतलब क्या है मेरा? इस तरीके का मेरा मतलब है कि जो फॉर्मेट बनाते हैं वो उसमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, बिकॉज उसको नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट मिलता है। सुनते भी ध्यान से चलिएगा, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट का, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अगर नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट मिल रहा है मतलब ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। सर क्यों बनाना है? मेन प्रश्न तो यही है। सर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे? टू नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ये क्यों बनाना है? ये क्यों बनाना है जनाब? टू नो दी सरप्लस, है बेसिकली प्रॉफिट ही, ठीक है ना? सरप्लस, सरप्लस को फाइंड आउट करने के लिए इसे बनाते हैं। सवाल है सर सरप्लस का क्या करते हैं? इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी बात जो आपको समझानी थी। अगला प्रश्न ये है सर बैलेंस शीट का क्या करना है? उस पर भी आता हूं। मेरी बात समझिए, एनपीओ के अंदर जो भी हेड आएंगे, एनपीओ के अंदर स्पेशली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। ये बात दिमाग में सेट करिए। कहीं लिख रखा है ऐसा? हाँ जी लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होंगे, और यही वो कारण है जिसकी वजह से अपन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को प्लस माइनस करते हैं। जैसे अभी तक क्या था, आप प्लस माइनस करते थे। क्यों करना है बेटा? नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। अरे भैया, ये सेकंड है, गोल है। पहला गोल तो कंसेप्ट समझना। आप कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हैं वो भी कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है, एकमात्र गोल ये है, करंट ईयर की वैल्यू क्या है ये निकालना। चलिए जी थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कृपया ध्यान ध्यान से सुनते समझते चलिएगा, तो सब कुछ समझ में आ रहा हो, है ना? अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कई बार ऐसा रहता है कि एनपीओ का क्वेश्चन इसके बगैर अधूरा है। आ जाओ जी आ जाओ,
सब्सक्रिप्शन, हाँ जी। अभी टॉपिक की शक्ल देखो तुम, कैसा लगता है? सब्सक्रिप्शन, हाँ सर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? एक इनकम है। एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिकॉर्डेड, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अरे बोलो ना, ऐसा बैठे कैसे हो? एनपीओ क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह की कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब साफ है, गवर्नमेंट इसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आर्ट साइंस को प्रमोट करने के लिए। अल्टीमेट गोल सोसाइटी का वेलफेयर है, जहां पर वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ वो सोसाइटी को बिल्डअप करती है। ये हो गया एनपीओ का गोल। दैट्स व्हाई सीटीसी क्लासेस प्राउड एनपीओ। अब समझते हैं, जब हमने बोला कि वो सोसाइटी को प्रमोट करेगी, तो कुछ लोगों का सवाल होता है, इनको पैसे क्यों चाहिए? फिर मेरी बात समझिए, पैसे तो चाहिए होंगे किसी भी काम, इवन घर को, एक छोटे से घर को जिसमें 2 से 4 लोग रह रहे हैं, उसको चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। वहीं जब एनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करता है, कुछ लोगों से सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में इनकम जनरेट करता है। सब्सक्रिप्शन क्या है? एक इनकम है। प्रश्न ये होता है कि इनकम क्यों चाहिए? तो उसका आंसर ये होता है कि जब इनकम आती है तो वो उन लोगों को जिनको उसकी नीड है, वहां तक बहुत ही मिनिमम लेवल पर हेल्प प्रोवाइड कर पाता है कि वो कैसे भी करके उनके लिए काम कर सके और वो मॉडल सस्टेन कर सके। मार्क माय वर्ड। एक तरीका तो ये है कि सर हम फ्री कर रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है। सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि आप अगर कोई चीज फ्री करते हैं तो पहली बात तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होती है उन लोगों की नजरों में, उन्हें लगता है फ्री दे रहे हो तो क्या ही दे रहे होंगे। बट जब आप एनपीओ के मॉडल, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। आज गूगल पे सर्च करिएगा, मैंने आईसीएआई को बताया, ये एक एनपीओ है, एनपीओ रजिस्टर्ड है। सीटीसी क्लासेस क्या है? एक एनपीओ है, जहां पर हम ऐसे स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हो तो जो सच में खुद के लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो वहां पर प्राइस सेगमेंट नहीं होता कि 10,000 का, 15,000 का, 20,000 कोर्स अलाउड करा रहे हैं। मेन गोल क्या होता है कि बच्चे के लिए काम करा जाए, बच्चा खुद के लिए काम करे और रिजल्ट ले आए। इतना सिंपल है। मेरा आपसे प्रश्न है, और सोचिए इस बार, थोड़ा सा सोचिए, अगर इंस्टीट्यूट आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज को 9,200 ना करके 49,200 कर दे, तो क्या लोग कोर्स छोड़ देंगे? फिर भी करेंगे। अगर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन फीस को 1,500 ना करके 8,500 कर दे, तो क्या लोग कोर्स छोड़ देंगे? फिर भी करेंगे। सिर्फ सोचना है आपको। अगर इंस्टीट्यूट बुक जो आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान, इन रजिस्ट्रेशन आपको फ्रीली प्रोवाइड करता है, अगर वो ऐसा ना करके रजिस्ट्रेशन की फीस सेपरेट, बुक का सेपरेट, प्रश्न बड़ा सिंपल है, क्या बुक नहीं खरीदोगे? फिर भी करोगे। तो आपको ये मॉडल समझना है कि इंस्टीट्यूट ऐसी चीजों को कैसे कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि गोल कुछ ऐसा है। ठीक है जी, आ जाइए। तो सब्सक्रिप्शन आपको ब्रॉडर पिक्चर समझा दी कि इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है, सीटीसी क्लासेस कैसे काम करती है, बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, हमें उन्हें पे ऑफ तो करना है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट हटाया जाता है, सेल्फ प्रॉफिट हटाया जाता है, बट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मॉडल तो रिक्वायर्ड है। अब जरा आते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से, क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप बहुत बेहतर जिंदगी में करने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं या आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुने। मॉडल एक एक वर्ड बोलाता है। एसओपी सुना आप लोगों ने? एसओपी, कोई भी इंस्टीट्यूट एसओपी पे चलता है। एसओपी पे, एसओपी क्या होता है सर? एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देना जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी अफेक्टेड ना हो, सस्टेनेबल रहे। आप कोई भी गोल बनाते हैं, कोई भी एफर्ट लगाते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, फ्यूचर का गोल रखते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, मेक श्योर उसमें एसओपी डालिए कि वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर जाए। आपके काम करने, काम ना करने, दोनों की दशा में आप जिनकी हेल्प करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। और सीटीसी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट उसी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये होना चाहिए सो दैट सस्टेनेबिलिटी हो। आपने सोचा मैं लोगों की हेल्प करूंगा, नीयत बड़ी साफ, आपने कहा ठीक है मैं करूंगा। आपने भी ये लोगों को कहा,
बट अगर उसमें स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिसिंग है, 1 साल हेल्प कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 5 साल कर लोगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे चीज़ें खराब होगी। तो समझने वाली बात क्या है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम मॉडल जहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बट मैं इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको अगर एनपीओ का समझाऊं, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे वो समझते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रेजेंटेशन कहाँ पर है, सबसे पहला प्रेजेंटेशन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। जब आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें आपको बात समझ आएगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं करते, इनको है 2023, 2024, 2025, ये तीनों के अमाउंट को शो कर देंगे और तीनों के अमाउंट को शो करके ये टोटल लिख देंगे। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत बेसिक बात है ये, तीनों के अमाउंट टोटल करके दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे, ऑब्वियस बात है, इनकम है तो रिसिप्ट साइड में, बोले तो डेबिट साइड में शो कर देंगे। और कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना कि कितना मिला, क्या हुआ, क्या आउटस्टैंडिंग, क्या प्रीपेड, कुछ है ही नहीं, पूरा पूरा दिखा दो। बट वहीं दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जब बात आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, पहले एक मेजर कंसेप्ट समझिए। जब बात आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, क्योंकि ये डील किस में करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डील करता है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में, हाँ या ना, सोचो सोचो सोचो, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में कि भाई साहब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा इस ईयर का है, इसी में डील करता है ना। इस केस में होगा क्या, ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, करंट ईयर में डील कर रहा है, तो हम लिखेंगे सबसे पहली बात, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सर क्रेडिट साइड क्यों, क्योंकि ये इनकम है। क्या लिखोगे, बाई सब्सक्रिप्शन, जो ये बताएगा कि कितना पैसा सब्सक्रिप्शन पे रिसीव हुआ है। आपने लिख लिया, हमने कहा जी बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक दूंगा, चिंता मत करना, रटाने का काम अपना है ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें लेस करेंगे। तो ऐड क्या करेंगे वो देखते हैं, और लेस क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ऐड क्या कर रहे हैं जनाब, हम ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अभी ऐड करो, मैं इसके पीछे का रीज़न देता हूँ अभी आपको। फिर ऐड क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, एडवांस एट दी बिगिनिंग। भाई जब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तब माइनस क्या करना है, अगर कुछ बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो माइनस करिए, आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, इसको हम कर देंगे लेस। सो और क्या लेस करना है, एडवांस एट दी एंड, अगर कुछ एडवांस है एंड पर तो उसको भी माइनस करना है। आखिरी में जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख दीजिए, और ये वैल्यू किधर होगी, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड में। जरा पॉइंट पर चलते हैं, बहुत ध्यान से, जो मैंने लिखा है, मैं लिखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करेंगे, समझते हैं ऐसा क्यों करेंगे। आइए मेरे साथ, आपने लिखा बाई सब्सक्रिप्शन, ये लिखा ना आपने, फिर हमने आपसे कहा इसमें ऐड करो, ऐड क्या करो, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। बच्चे ने कहा ओके, ये ऐड करना है, प्रश्न ये आया सर ऐड तो करना है, बट सर क्यों करना है सर, रीजन लीजिए उसका, समझिए। जब हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब ये हुआ पूरे साल में ये मिलना चाहिए था, हाँ या ना, मैं लिख दे रहा हूं, समझिए, होल ईयर में ये मिलना चाहिए था, हाँ या ना, मिलना चाहिए था। मैं पूरा लिख रहा हूं, अभी लिखो, पूरे साल में ये वाला पैसा आपको मिलना चाहिए था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, भाई साहब एंड पे लग रहा है यार अभी इतने रुपए आउटस्टैंडिंग है, ये तो मिले ही नहीं। तो अगर एंड पर आपको फील आया कि यार इतने रुपए आउटस्टैंडिंग, ये तो मिले ही नहीं, तो किस ईयर के हैं वो, आपको ईयर एंड पे लग रहा है कि यार एग्जाम आने वाला, और आपको फील आ रहा है यार पढ़ लेना चाहिए था। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सोच के बताओ, अगर मुझे लग रहा है कि एग्जाम आ गया बिल्कुल, मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है, और आपको अब लग रहा है कि यार पढ़ लेना चाहिए था, अगर ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लगेगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम के 2 दिन बाकी और आपको फील आ रहा है कि यार पढ़ लेना चाहिए था, तो किस अटेम्प्ट की बात हो रही है, प्रीवियस अटेम्प्ट की हो रही है या अपकमिंग अटेम्प्ट की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही, करंट अटेम्प्ट की हो रही है, जिस अटेम्प्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हो, फील आ रहा है तो ये आउटस्टैंडिंग है ना, बाकी है। दूसरे पे चलते हैं, हमने बोला जी अगला और क्या ऐड होता है, हम अगला पॉइंट ऐड करते हैं, फील लो तुम, अगला पॉइंट क्या ऐड करते हैं,
एडवांस एट द बिगिनिंग। अब कोई बच्चा ऐसा है, उसने इंटर में इतना घिसा है खुद को कि सर, उसको भाई कॉमर्स लेते साथ उसको क्लियर था, विजिबल था, करना तो सीए ही है। सीए फाउंडेशन कोर्स देखा, अकाउंट में 80% 60% सिलेबस मैच करा, लॉ बिल्कुल मैच नहीं करा, बट बेसिक बेसिक ये हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स का भी 60-70% सिलेबस मैच हो रहा है, मैथ का भी बेसिक बेसिक हो जाएगा। क्लास 11 से क्लियर था, 11th में करा, 12th में करा। मेरा आपसे सवाल है, अब जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसका जो अटेम्प्ट आया, तो एडवांस एट द बिगिनिंग, शुरुआत में वो बिल्कुल रेडी था कि इस अटेम्प्ट में तो चीर देंगे। तो वो किस अटेम्प्ट की बात कर रहा है? एडवांस एट द बिगिनिंग। भाई सोचो, बिगिनिंग में ही, साल के एंड तक के लिए मिल गया है। बिगिनिंग में ही जो चीज मिली है, उस ईयर एंड होते होते क्या वो यूज होगी? आंसर इज यस। तो अगर वो यूज होगी, समझ आ रहा है ना आपको? बिगिनिंग में जो अमाउंट एडवांस मिला है, मैं लिख रहा हूं इसको, है ना, वो ईयर एंड होते होते यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर ऐसा है, दैट मीन्स वो इस करंट ईयर का है। एग्जाम्पल समझाते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हो 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को रेंट पे लेते हुए आप उसको 15,000 का रेंट था, आप उसको 60,000 रुपए देते हो। ये 60,000 रुपए क्या है? 1 अप्रैल को 60,000 दे दिया। 15,000 का रेंट है, 60,000 1 अप्रैल को दे दिया। क्या हम ये कह सकते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग? क्या आपने उस व्यक्ति को साल की शुरुआत में एडवांस दे दिया? आपने कहा हाँ सर दे दिया। तो अब क्या अगला हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का जो एडवांस दिया है वो इसी ईयर में, करंट ईयर में यूटिलाइज हो जाएगा? आपने कहा हाँ सर हो जाएगा। अगर करंट ईयर में यूटिलाइज हो जा रहा है तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस है? आपने कहा हाँ सर है। अगर करंट एक्सपेंस है तो क्या उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना चाहिए? आपने कहा हाँ सर। सेम फॉर द इनकम, करंट ईयर की इनकम है, हाँ जी करंट ईयर की इनकम है, क्या लिखना चाहिए? हाँ जी लिखना चाहिए। और अगर वो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं तो क्या उन्हें ऐड होना चाहिए? हाँ जी ऐड होना चाहिए। हमने कर दिया जी। फिर आइए तीसरे पॉइंट पर। ये कर लेने के बाद अब बारी आती आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। जरा सोच के बताइए, अगर साल की शुरुआत में, है ना, आउटस्टैंडिंग है, तो भैया ये इस साल का तो नहीं है। साल शुरू हुआ, कहते जी इतने का आउटस्टैंडिंग है। अगर साल की शुरुआत में इतने रुपए आउटस्टैंडिंग है तो क्या वो इस ईयर के हैं? आंसर इज नो। तो सर किस ईयर के हैं? प्रीवियस ईयर के होंगे, है ना। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कौन है जी? कौन सा चैप्टर है? आओ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अगर साल की शुरुआत में कोई चीज आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ईयर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग मींस ये प्रीवियस ईयर का है, मींस रिलेटेड विथ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का है। और अगर वो करंट ईयर का है नहीं तो करेंगे क्या? सिंपली माइनस कर दिया जी, माइनस। एक पॉइंट और पिक कर लेते हैं, एडवांस एट द एंड। जरा सोच के बताओ, साल के आखिरी में एडवांस मिल गया ईयर एंड हो रहा है, साल खत्म हो रहा है और आपको एडवांस मिल गया, है ना। अगर एंड होने पर आपको एडवांस मिल गया, उस सिनेरियो में अब क्या साल पीछे फिर जाओगे? नहीं नहीं, हम एक बार पिछले साल में चलते हैं, पिछले महीने चलते हैं, हम जाके खर्च करके आएंगे। वो घड़ी लगाओ टें टें नहीं कर सकते ना। तो अगर ईयर एंड पे कोई चीज एडवांस मिली है, दैट मीन्स समझिए ईयर एंड पे एडवांस, इसका मीन क्या है? मीन्स रिलेटेड विथ अपकमिंग ईयर, हाँ या ना। मतलब आप सोचो, साल के एंड पे कोई चीज एडवांस आई तो अब उसको पीछे घूम के तो फिर से यूज नहीं कर सकते ना, वो तो आने वाले साल में यूज होगा, हाँ या ना। अगर वो आने वाले साल में यूज होगा तो क्या वो करंट ईयर का है? द आंसर इज नो। अगर करंट ईयर का है नहीं तो करना क्या है फिर? माइनस। तो ये मैंने आपको दिए वो सारे रीजन, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। आपको ऐसा फील होता है एक दो बच्चों का, सर इतना डेप्थ में क्यों घुस रहे हो? क्योंकि एनपीयू का क्वेश्चन बिना सब्सक्रिप्शन अधूरा है।
तो मैंने आपको पूरे कंसेप्ट समझा दिए कि एक्चुअल में होता क्या है और आखिरी में क्या करना है। अरे भाई आखिरी में जो अमाउंट आएगा प्लस माइनस करने के बाद, रिमेनिंग अमाउंट को, बहुत ध्यान से सुनना, रिमेनिंग अमाउंट को क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बोलो तो इनकम साइड में शो कर देंगे। एक काम, अब बहुत ध्यान से सुनो, ये तो आधी सच्चाई है। एक काम तो ये करेंगे सर, दूसरा क्या है उस पर भी आओ। दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बहुत ध्यान से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और तीसरा काम एडवांस सब्सक्रिप्शन, बहुत ध्यान से सुनना, एडवांस सब्सक्रिप्शन। प्राइमा फेसिया अगर हम बोलते हैं एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब इनकम एडवांस आ गई। अरे भाई सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, जब जब इनकम आती है लाइबिलिटी साथ लाती है। रिपीट आफ्टर मी, जब जब इनकम आती है लाइबिलिटी साथ लाती है। इस मोमेंट पर जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको लगता है सबसे टफ काम हमारे जीवन में, नहीं धरती पर अगर 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 एक मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, सबसे आसान, जीवन में सबसे आसान कोई काम है वो सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि उसके बाद के जो काम है ना, वो तुम अपने इंटरेस्ट से कई बार नहीं करते हो। 95% पॉपुलेशन अपने इंटरेस्ट से नहीं करती है। ईएमआई के डर से, बच्चों की फीस के डर से, घर के खर्चों के डर से, मॉरल प्रेशर के डर से, सोशल प्रेशर के डर से, दो अलग अलग परिवारों के डर से, समाज के डर से काम होता है। तो जो काम डर से होता है वहाँ मज़ा नहीं आती। अभी पढ़ाई हो रही है, ये भी डर से करोगे मज़ा नहीं आएगी, इंटरेस्ट के साथ करो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? इधर एडवांस इनकम मिली है, इधर इनकम आउटस्टैंडिंग है। बहुत सिंपल बात है ये, अभी जो मैं बोलूंगा ये बेसिक लेवल पर समझिएगा। पैसा मिलना बाकी है, मिलना बाकी है पैसा। तो मेरे भाई अगर पैसा मिलना बाकी है तो एसेट्स है, नहीं? और पैसा एडवांस आ गया है, सोचो सोचो सोचो, पैसा एडवांस आ गया है तो लाइबिलिटी है ना? इतनी सी बात है। हाँ चलो, तो ये आपको समझा दिया। कुछ महान लोगों का ये प्रश्न हो जाता है कई बार कि सर वर्किंग नोट ना करें तो चलेगा? असंभव, जितनी समझ जाओ उतना बढ़िया। ओके, बहुत अच्छे सुन लीजिए, समझ लीजिए, बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन लगते नहीं हैं और ना आपको लगाने हैं। इंस्टीट्यूट को तोते नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट को वो स्टूडेंट चाहिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब मेरे साथ है, पहले प्रश्न पे चलते हैं, उड़ा के लेते हैं बिना किसी टेंशन के। साथ हो, शुरू करूं? कृपया करके पूरा अटेंशन, पूरा फोकस क्वेश्चन पे दीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ और आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ भी लेंगे। क्वेश्चन अभी देख के शायद ऐसा लग जाए कि ये तो हम उड़ा देंगे, सच बात है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 18 मतलब बिगिनिंग का दे दिया है, क्लोजिंग का मिसिंग है। कैसे आएगा सर? ऑब्वियस बात है, इसको निकालने हमें क्या बनाना पड़ेगा? आपको बताया था ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अभी मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, क्वेश्चन रीडिंग की, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की। पहले अप्रोच सीखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या ढूंढना है? हमें सबसे पहले ढूंढना है क्या क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन गिवन है। बहुत ध्यान सुनो, सबसे पहला सब्सक्रिप्शन है क्या और उसके साथ क्या एडजस्टमेंट्स हैं, सैलरी या कोई एक्सपेंडिचर है जिसके साथ एडजस्टमेंट है, मिल गया, शुरू करते हैं। बट इन सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट। एक तो ये बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ये भी बनाना है, मतलब दोनों चीजें करनी है। हमने कहा जी कर देंगे। तो अब इसी क्वेश्चन में आप सीख जाओगे रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ, ठीक है? आ जाओ, क्योंकि कई बार बच्चों को प्रश्न होता है सर रिसिप्ट पेमेंट बता दी सर, तो एक ही क्वेश्चन दोनों सिखाऊंगा। आगे बढ़ जाओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन दोनों दिया गया है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ वो भी देख लो, हमने कहा 3 लाख मिला है, और जी बल्ले बल्ले। आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ है क्या? एक बार चेक करो, दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स गुड्स कुछ लिखा हुआ और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए गए हैं, इनको भी ट्रीट करेंगे। और क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट पर बात करी गई, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 1,75,000, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। क्वेश्चन को घुमाया गया है। मैं फिर बोलूंगा, आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर कि क्वेश्चन की उन लाइनों को सेपरेटली नोट डाउन करिए जिनको पढ़ के लगता है यार ये डिफरेंट है। क्योंकि क्वेश्चन का मेजॉरिटी पोर्शन सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है।
एक एक लाइन, दो दो लाइन, कहीं कहीं एडजस्टमेंट अलग होते हैं, वो सीख लेंगे, सुकून और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएगा। शुरू करूं? आ जाओ। अप्रोच क्या है? सबसे पहले कॉपी में एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं कि अगर मैं एग्जाम कॉपी में क्वेश्चन लगाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, आपको भी ऐसे ही लगाने हैं। वर्क नोट आपको सिर्फ ब्लैक पेन यूज करनी, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं देखते हैं, बच्चे के बोलते कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, नहीं ऐसे नहीं, आप ये देखो किस ईयर का मेंटेन करने की बात हो रही है। 31 मार्च 2019 मेरे साथ आई, पहला लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग, वो ईयर होना चाहिए है ना, ड्यूरिंग 2018 टू 2019। मान लो आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो आप क्या लिख सकते हैं, एट 31 मार्च 2019, मैं और लगा दे रहा हूं, दोनों ही सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्या करा जाए मेरे भाई? अप्रोच याद है, तरीका होता है हर चीज को लगाने का, कभी भी रट्टू तोता ना बने। ठीक, ये कर दिया जी। शुरू करते, क्या करना है हमें? सबसे पहले लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन ने हमें कहा भाई साहब 3 लाख के सब्सक्रिप्शन है, हमने कहा जी ठीक बात है, 3 लाख के हैं, हम कहाँ गलत कह रहे हैं 3 लाख के। अब हमें क्या चाहिए? ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, ऐड होना चाहिए, हाँ या ना? करें? आ जाओ, ऐसे उड़ा देंगे बस, तुम दिमाग का यूज प्रॉपर कर लो। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2 लाख रुपए है, हाँ या ना? एंड होना चाहिए फिर तो, बहुत ध्यान से लेके चलो और आगे बढ़ते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000 का है ओपनिंग में और क्लोजिंग में है 30,000 रुपए का, हमने कहा जी बहुत बढ़िया। और कोई ऐसे एडजस्टमेंट एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे। अब इसको देखिए क्या बता रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये हमको ऐड करना चाहिए, हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो हमें क्या करना है, बहुत बेसिक लेवल पर चलेंगे। कहाँ गया भाई? 3 लाख रुपए लिखे और हम गए, हमने कहा जी ऐड, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द एंड हम बना कब कर रहे हैं, ध्यान ना, 31 मार्च 2019। अब क्वेश्चन को देखो, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट पर 1,40,000 का, क्लोजिंग डेट पर 2 लाख का, तो हमने कहा जी कर दो 2 लाख रुपए का ऐड। ये लो भाई 2 लाख रुपए का एडिशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखते हैं एड एडवांस एट द बिगिनिंग। एक बात और, आप अगर इंस्टीट्यूट का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास है जिसका सोल्यूशन हो रखा है, उस पर मत जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिसप्रिंट हो जाती हैं वैल्यूज। तो ऐसा मान लो कि बच्चा एकदम रटा रटाया बैठा, सर हम इसको रट लेंगे एकदम, नहीं ये वाला काम मत करना दोस्त। मैं क्वेश्चन दिखा दूं, बहुत ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। हमारे पास जो अकाउंटिंग है वो 31 मार्च 2019 की है, मतलब जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2019 है, ठीक बात है। ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2018, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019 है। तो जब बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग कितने का है, तो एंड हम यहां से उठा रहे हैं, बिगिनिंग यहां से उठा रहे हैं, इतनी सी बात है। तो एडवांस, एडवांस एट द बिगिनिंग 25,000 रुपए है, जैसा ऐसा दिखता जाए वैसे वैसा ट्रीट करते जाओ। ठीक, आ जाइए, एडवांस एट द बिगिनिंग 25,000 है, हमने ये भी लिख दिया, पूरा एडिशन ले लिया, 5,25,000 रुपए की वैल्यू बनी। फिर से आगे बढ़ते हैं, लेस, क्या लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एक ये लेस हो गया, और क्या लेस करेंगे जी, एडवांस एट द एंड। आज देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1,40,000, एडवांस एट द एंड 30,000, ठीक है भाई, आ जाओ 1,40,000 और 30,000, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि आप इन वैल्यूज को लेस कर रहे हो। चलो जी, अभी सिंपली कैलकुलेशन में आ जाओ, 5,25,000 में 1,40 और 30, 1,70,000 रुपए। याद रखें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। 5,25,000 माइनस 1,70,000, 3,55,000 की वैल्यू आ रही है, एज इट इज शो कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके पास मान लो ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में दिख गया, पीवाईक्यू में दिख गया और वहां पर सोल्यूशन डिफरेंट है, पॉसिबल है कि जिसने सोल्यूशन प्रिंटेज मारा हो उसने इसका प्लस माइनस घुमा दिया हो, और मान लो किसी की ऐसी वीडियो देख लो जहां पर ऐसा है, तो काम खराब होना है।
आप Shit, जय हो परमात्मा की। आपको ना सिंपली ये कंसेप्ट ध्यान रखना जो अभी बताया है, यही कंसेप्ट वर्क करने वाला। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होना है, एडवांस एट द बिगिनिंग लेस होना है, बस इतना। क्या करा हमने? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करा, एडवांस एट कहाँ लिखा भैया? हमने ये भी ऐड कर दिया क्या? ओए होए होए होए, ये काम गड़बड़ कर दिया है। रुक जाओ रुक जाओ, देख ले पहले। एडिशन, हाँ ठीक है, एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस, एडवांस एट द एंड लेस। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस, एडवांस एट द एंड लेस। अच्छा, कई बार बच्चा क्या होता है, अप्रोच को ध्यान से रखेंगे क्योंकि गड़बड़ कहाँ होती है। कई बार बच्चा ऐड और लेस साथ लिखता है। जैसे कैसे लिखता है बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस, साथ में लिखता है। अगर आप साथ लिख रहे हो तो सारे क्वेश्चन साथ लिख के करो। अगर आउटस्टैंडिंग दोनों एक साथ लिखते हो तो हर बार क्वेश्चन वैसे ही लगाना। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने पर आए ना तो काम खराब होगा। चलिए, अभी क्या सीखा हमने? सब्सक्रिप्शन की बात कर ली। वैल्यू 3,55,000 आई है ना, 355। हाँ जी ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास, अभी हमने बहुत ध्यान से सुना अप्रोच, एक एडजस्टमेंट डन करा। दूसरे पर चलते हैं। सैलरी पेड 60,000। एक बात और, कई बार बच्चा ना उड़ा उड़ा के चलता है, कहीं एक पॉइंट निकाल लिया, कहीं से और निकाल लिया, वो भी आपके लिए गड़बड़ चीज़ है। सर गड़बड़ क्यों इसमें? भाई मन में प्रश्न होता, बच्चा क्रॉस क्वेश्चन, सर इसमें क्या गड़बड़ सर? ये तो हम लिख ही सकते हैं। मेरी बात सुनो, लिख सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट अगर एडजस्टमेंट है तो उसको एज इट ट्रीट कर दो ना। क्या गड़बड़ होगी? नहीं, कर देना चाहिए। आओ समझते हैं इसको। कैसे हमसे कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है भाई सैलरी है हमारे पास, वैल्यू सैलरी पेड 60,000 रुपीज। आपने कहा जी ठीक है। फिर अब ऊपर चले, हमने देखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपए के बिगिनिंग में, 18,000 रुपए की एंड पर। कहीं और भी सैलरी, वो भी एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता दिख जाए। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। चलो आ जाओ फिर। वर्किंग नोट नंबर 2, बहुत ध्यान से लेके चलेंगे। क्या लिखना है जी? कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। हाँ जी हाँ जी, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को लॉक करें, जल्दबाजी वाला काम नहीं करेंगे कि उड़ा दे कहीं से कहीं भी, है ना। सैलरी पर चलते हैं। अब सैलरी को लेके है क्या, आप मेरे से जानना चाहोगे इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिए। हम आए, हमने लिखा सैलरी पेड, यही तो लिखा है ना क्वेश्चन ने, 60,000। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हम सिंपली जाएंगे क्रेडिट साइड में। कहां पर क्रेडिट साइड में? रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। कितना शो करेंगे? 60,000। बच्चा बोला सर वो, सर ये दिया है सर, आउटस्टैंडिंग 15,000, बिगिनिंग पे है, क्लोजिंग पर 18,000 है। फर्क नहीं पड़ता ना, जो बिगिनिंग और क्लोजिंग है उसका एडजस्टमेंट करंट ईयर के लिए है, तो वो कहाँ करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आ जाओ, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पे 15,000, क्लोजिंग पे 18,000। मेरे साथ आइए। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पे 15,000, फिर से लिखेंगे सैलरी 60,000, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पे है और एंड पर भी है ना। रुक जाओ, मैं लिख लें तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एक सिंपल सी बात बताइए, अगर साल की शुरुआत में कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल की शुरुआत में कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो क्या वो इस साल का है? जवाब है नहीं। सर फिर किस साल का है? वो तो प्रीवियस ईयर का होगा ना जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो अब अभी हमसे क्या मतलब, हमें करंट ईयर का देखना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के आखिरी में इतने रुपए देने बाकी हैं, तो भैया वो इसी साल के हैं, ऐड करो उन्हें, है ना। कंसेप्ट सीखो। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18,000 ऐड कर दो, आ जाओ मेरे साथ, 18,000 ऐड कर दो, और बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर का तो नहीं है भैया, तो क्या करना है? सिंपली लेस कर दो। वैल्यू कितनी निकल के आई वो नोट डाउन कर दो। 3,000, 63,000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी का ट्रीटमेंट मिला। एक एक करके लॉक करते जाना। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, 2 हो गए। अप्रोच प्लीज सीख लीजिए, क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी बच्चा जो लगातार प्रैक्टिस करेगा वो लगा ले जाएगा, बट मेरा मेन कहना ये है क्वेश्चन 15 मिनट में लग रहा है या 45 मिनट में लग रहा है, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर पाएंगे कि नहीं। ध्यान रहेगा ना। चलो आ जाओ, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बहुत ध्यान से। इन्वेस्टमेंट ने क्या क्या भाई, एक बोला सब्सक्रिप्शन हमने डन करा, दूसरा बोला सैलरी हमने डन करा,
तीसरा, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज 1,75,000, हमने कहा डन, 1,75,000। थोड़ा आगे बढ़ो, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अब यहां ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट यहां भी लिखा है, ठीक है ना, आओ चलो फोकस फोकस फोकस, 1,75,000 रुपए जिसकी फेस वैल्यू थी, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू, ये बोल रहे हैं। तो मेरे साथ आइए, कैलकुलेट क्या करना है वो समझते हैं, सीखते चलो। वर्किंग नोट नंबर 3, अभी हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, है ना, आ जाइए आ जाइए। कैलकुलेशन ऑफ सोल्ड हुआ है, तो भाई साहब बेचने पे दो ही चीजें होती हैं, बेचने पर दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। प्रॉफिट लॉस ऑन कब, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या बात है। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कंप्यूट होगा, सबसे पहले समझते हैं कि फेस वैल्यू जो बेचा जा रहा है, क्वेश्चन ने बताया है फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, 1,75,000 के इन्वेस्टमेंट थे, जिसका, ध्यान से लो, अरे आराम से सीखो, जिसका कितना सोल्ड करा गया, कहते जी 50% बेच दिया गया। तो मेरा पहला प्रश्न है, इसका 50% कितना आएगा, हमने कहा जी 1,00,000 का 50,000, 75,000 का 25,000, 75, ना 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 ना, 1,00,000 का 50,000, 75 का कितना आएगा भाई, 75 का 27,500 ना, 37,500, ओके, तो 87,500 ये आ गया। क्वेश्चन को कृपया करके ध्यान से पढ़ें, फेस वैल्यू 1,75,000 की, जिसका 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बेचा गया, एट, अभी ये कंडीशन है, 80% ऑफ द फेस वैल्यू, 80% ऑफ द फेस वैल्यू। हमने कहा जी ओके, कोई दिक्कत नहीं है साहब, जो ये आया है, अब इसको सेल कितने में किए वो उस पर आ जाओ। ये कह रहा है क्वेश्चन, सेल प्राइस है 80% ऑफ द फेस वैल्यू। हमने कहा ओके, तो जरा मुझे बताओ हमारे पास फेस वैल्यू कितनी निकल के आई, 87,500। बच्चा बोलेगा सर 87,500 क्यों, इन्वेस्टमेंट तो 1,75,000 का है। नहीं, इन्वेस्टमेंट 175 का है, बट उसका सेल कितना कर रहे हैं, 50% ना, तो 50% फेस वैल्यू इतनी है, उस फेस वैल्यू का 80% पर सेल हो रहा है, तो इसका 80% निकाल दीजिए, कितना आएगा जी 70,000, ये हो गया। हम कहा जी चलो यहाँ तक बढ़िया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, कृपया करके ध्यान देते चले, क्वेश्चन ने कैसे घुमाया, बहुत बेसिक है। आ जाओ जी, इन्वेस्टमेंट है कितने का, चलो 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 ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 का, हाँ या ना, हाँ, 1,40,000 का 50% की बात करिए ना, 50% बेचा है ना, मेरे साथ आइए, इधर आइए, ध्यान दीजिए, क्या बोला गया था, क्या बोला गया है 50%। तो अब ये हो गई सेल प्राइस, अब हमको जाननी कॉस्ट प्राइस, आओ मेरे साथ लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बच्चा बोलेगा सर ये क्यों निकालना है, लॉजिकल लेके चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने कोई चीज बेची, मान लेते हैं 12 रुपए में, हम ये कह रहे हैं 12 रुपए में बेचा, बताओ प्रॉफिट कितना होगा, बच्चा कहता है कैसे बताएं, हमने कहा 12 रुपए में हमने एक चीज बेची, बताओ प्रॉफिट कितना होगा, बच्चा कहता है कैसे बताएं। तो एक सीधी सी चीज है, क्या आप मेरे से प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे ना, सर सेल 12 में क्या, ठीक है समझ में आ गया, सर कॉस्ट क्या है, सर कॉस्ट, जो चीज 12 रुपए में बेची सर उसकी कॉस्टिंग क्या है, हमने कहा 10 रुपए। हमने फिर बोला चलो सेल 12 की है, कॉस्ट 10 की, जरा बताओ प्रॉफिट कितना होगा, बच्चा अरे सर 2 रुपए होगा सर, निकाल लिया प्रॉफिट। और मैंने आपसे क्या बोला था, सेल करते हैं तो दो ही चीज होती है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो अपने को एग्जैक्टली यहाँ पे समझ आ गया था कि सेल हुई है 70,000 की, जो कि 50% है इन्वेस्टमेंट का। अब आ जाओ जरा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये कितना होगा, कितना बोला गया है 50%, और कॉस्ट बिगिनिंग पे 1,40,000 की कॉस्ट है, जिसका 50% बेच दिया गया, मतलब 70,000 का बेच दिया गया। ये क्या आया भाई साहब, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या है भाई साहब, ये आ गया सेल प्राइस। तो मेरे भाई करना क्या था, प्रॉफिट निकालना था यार। प्रॉफिट कैसे आएगा, फॉर्मूला लिखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, आप जब सेल्फ सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे समझाना थोड़ी, आप तो धड़ 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 नहीं,
सेलिंग प्राइस 70,000 का है, ओके, माइनस कॉस्ट प्राइस ये भी 70 का है, वाह जी वाह। इसका मतलब ये है प्रॉफिट क्या हो गया, नील हो गया। तो हमने इन्वेस्टमेंट भी लॉक कर दिया। एक एक करके लॉक करना है, जल्दबाजी नहीं कि सर हम जल्दी से उड़ा देंगे सर, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा क्या बात खत्म हो गई, नहीं खत्म नहीं हुई। बच्चा बोले सर बात क्यों नहीं खत्म हुई, सर अब तो हो गया, नहीं हुआ। क्यों, एक दो तीन, तीन एडजस्टमेंट हुए ना। इन्वेस्टमेंट में एक लाइन और बोल दी गई, जैसे यहां तक गया फेस वैल्यू, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड 14,000। कह रहा है जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपए का है। हमने कहा अच्छा इन्वेस्टमेंट तो 1,75,000 का था यार, तो इसका भी तो मिलना चाहिए था। नहीं, मिलना तो चाहिए था दोस्त। कितने परसेंट मिलना चाहिए था, 10% मिलना चाहिए था। अगले पर आ जाओ, यही आपको समझना है क्वेश्चन में कैसे पॉइंट को लॉक करना है हमें। वर्क नोट कितने बन गए, 3। वर्क नोट नंबर 4 पर आओ, लिखो जी लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन अपने को सेट करना है। बहुत सिंपल बात है, मेरे साथ आइए। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने हमें बताया, बिगिनिंग क्लोजिंग मत देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,75,000 है। आगे बढ़ जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% है। तो और आगे बढ़ जाओ, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1,75,000, ये होगा कितना फिर, 17,500 रुपए का। क्या बात समझ आ रही है, 17,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमें क्या बताया गया, लेस करो, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट ने कहा ना हमसे कि 14,000 का मिल गया है। मेरे भाई इंस्टीट्यूट कैसे कंफ्यूज करना चाहता है, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आप ले कोई गड़बड़ी नहीं हुई क्वेश्चन में। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बिगिनिंग में 1,40,000 लिख दी, 10% का रेट लगा दिया और नीचे बोल दिया इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव 14,000। ये मजा आ गई, 1,40,000 का 10% 14,000 होता है, गलती तो है ही नहीं कहीं। और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू यहाँ पर फेस वैल्यू 1,75,000 दे दी। यही समझना है तुम्हें, ठीक है ना। 17,500 मिलना चाहिए, 14,000 मिल गया है। तो क्या हम ऐसा कह दें, कह ही देंगे कि 3,500 रुपये मिलने अभी बाकी हैं, हाँ ना। क्या करेंगे जी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी पैसा मिलना बाकी है 3,500 रुपये। हाँ जी, तो हमने अभी तक क्या करा, 4 एडजस्टमेंट हमने लॉक कर दिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फील लेते चलिए। कुछ बच्चों का प्रश्न कई बार हो जाता है कि सर वो वर्क नोट करना जरूरी क्या है, सर बिना वर्क नोट तुम क्वेश्चन लगा दोगे, असंभव। अगले पर आ जाओ, हम कहाँ तक पहुंच गए, अप्रोच समझते चलो। हम एक लाइन से चल रहे हैं, यानी ये वाला कर लिया फिर ये वाला कर लिया, जो समझ आ रहा हो पहले कर लिया, बात करें अरे दादा लगेगा कैसे, तो फिर नहीं लग पाएगा। मेंटल पीस यहां तक डन। अगला फर्नीचर है, एडजस्ट नंबर 5। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमने कहा बढ़िया जी, तो फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर है 28,000 का और क्लोजिंग बचा 14,000। हमने कहा ओके ओके, 28 14, 28 और 14, और सेल कितने में किया, 8,000। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ और सुनो मेरी बात। सेल करने को बोला है, सेल करने पर क्या होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो हम लिख ले रहे हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना। सिंपल सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेशन देना ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या करना है जी, बहुत सिंपल है। हम समझते हैं एक बारी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर बिगिनिंग में क्या था, वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट बिगिनिंग, क्वेश्चन ने हमसे कहा 28,000 था। ठीक जा रहा है, आगे बढ़ो। हम कर लेंगे जरा लेस, वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट दी एंड। क्वेश्चन हमसे कहा कि साल के आखिरी में 14,000 के फर्नीचर थे। तो जरा एक बात बताओ, अगर साल की शुरुआत में 28,000 के थे, ईयर एंड पे 14,000 के हो गए, तो बचे 14,000 के
फर्नीचर क्या दीमक पूरा चबा गई? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो हुआ क्या फिर? उसे सेल करा गया। सर सेल प्राइस हमें दे दी गई, बचना तो ये चाहिए ना, लेकिन ये बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि सेल हुआ है। सेल ऑफ फर्नीचर। क्या बात सबको समझ में आ रही है? और ये क्वेश्चन हमसे कहा कि भाई साहब जो 14,000 के फर्नीचर थे उसको 8,000 में सेल कर दिए। तो मेरे भैया अगर अंधे को भी बोलो कि 14,000 का था 8,000 में बेच देगा, अरे 6,000 का लॉस हुआ है, यही लिख लेना है बस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बच्चों का प्रश्न हो सकता है एक दो कि सर इसको हम डायरेक्ट वहां अकाउंट में ना दिखा दें। क्यों दिखा दोगे? वर्किंग नोट करो। अच्छा ये हो गया, और भी कुछ है क्या? देख लें एक बार। ऑलमोस्ट कर लिया हम लोगों ने। बिगिनिंग ठीक है। फिर मशीन एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट, ठीक है, तो मशीन उसका एज नॉर्मल कर लेंगे। लास्ट डेट तक बोला तो डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। अगला एडजस्टमेंट हमारे पास ये अवेलेबल है। हमने कितने कर लिए? 5। तो छठा ये डेप्रिसिएशन 15% का मशीन पे, स्पोर्ट्स गुड्स पर, और 10% फर्नीचर पर। ठीक है, मशीन स्पोर्ट्स गुड है कितना? मशीन है 10,000 का, स्पोर्ट्स गुड्स है 15,000 का। बिगिनिंग की मैंने बात करी। आ जाओ, वर्क नोट नंबर देखते चल रहे हो, 5 हो गए ना। छठा वर्क नोट नंबर 6 लिखो मेरे साथ। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। आ जाइए जी, उड़ा दिया जाए। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी। पहले तो हम फर्नीचर पे निकालना है, बहुत ध्यान से लो। फर्नीचर पर एट द रेट ऑफ 10%। सब हमारा जितने की शुरुआत थी उससे मतलब है नहीं, ईयर एंड पे कितने का बचा उस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर दीजिए। एक बार देख लें, वैल्यू देख लें। फर्नीचर एंड पे है 14,000 का, हमने कहा लगा देंगे। बच्चा के सर 14 का क्यों लगाएंगे? अरे बेच दिया ना, बचा तो 14,000 का ही है, उसी पे लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मशीन बिगिनिंग में 10,000 की थी, पहले डेप्रिशिएट करेंगे जिससे पता लगे कि 10 से 20 के परचेज किया होगा। स्पोर्ट्स गुड्स 15,000 का था, डेप्रिशिएट करेंगे 15%। तो ये वाला जो मैंने बताया सेल हो चुका है, तो जो बिगिनिंग की वैल्यू उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, रिमेनिंग वैल्यू पर 14,000 लग जाएगा। कौन सा वाला मैंने बोला है? कहाँ गया? फर्नीचर वाले की मैंने बात करी, ठीक, वो कैलकुलेट करके भी आपको दिखाया। आ जाइए जरा। तो फर्नीचर पर 14, मशीन पे 10, स्पोर्ट्स गुड्स 15। आ जाओ, फर्नीचर पर 14, मशीन पे 10, स्पोर्ट्स गुड 15। ओके, आ जाइए। और याद रखना 15% है यहाँ पर, गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है ना? स्पोर्ट्स गुड ये भी 15। चलिए जी, ये आ गया 1,400, ये आ गया 1,500। ये कितना आएगा? 15 15 225, 225 और जीरो हटा दें, जीरो, हाँ ठीक है। 225 तुम कर लेना, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन कर लेते हैं। 14 15 2,900, 2,900 और 2 4,900 और 5,150 रुपये, होपफुल यही आना चाहिए इसका टोटल। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन लिख लोगे तो मेन क्वेश्चन में जाके सिर्फ वैल्यू पुट करनी रहेगी, ठीक। और कुछ मेरे हिसाब से नहीं बच रहा है, बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। अब क्या करना चाहिए? जो बोला है क्वेश्चन ने, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना, तो मैं रिसिप्ट पेमेंट को ब्रॉडर लेवल पे लेके नहीं चलूंगा, उड़ा दूंगा बस, है ना। आ जाओ मेरे साथ, शुरू करें। बढ़िया क्वेश्चन था यार, मज़ा आ रहा है। मतलब आप समझो एक क्वेश्चन में हमने सारे वर्क नोट को लॉक कर लिया है ना। यही चाहिए, यही चाहिए सही मायने में, समझाने और समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन को लगाना जहाँ पर वर्किंग नोट के नंबर भरे पड़े हों। आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार आता है आपको तो, हाँ है ना। कैसे करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ग्रेट। अब करना क्या है? ऑब्वियसली डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में पेमेंट, सारी वैल्यूज को रख देंगे। इधर आ जाओ, रिसिप्ट, इधर आ जाओ, पेमेंट। एंड गोल क्या है दोस्त, याद रहेगा? एंड गोल क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकालना। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है, वहीं से शुरू करेंगे। कहाँ है भाई? लिखा था ना, ये रहा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 रुपये, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आ जाइए मेरे साथ।
उड़ाते हुए चलेंगे। प्लीज फोकस पूरा रखिएगा, अटेंशन पूरा रखिएगा। टू बैलेंस कैश बुक जैसे बनेगा, जैसे होता है वैसे 1,10,000 रुपए। अब जरा मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, हमने कैलकुलेट करा है वर्क नोट नंबर 1, 3 लाख कुछ था ना, देख ले रहा हूँ मैं, 3,55,000, 3,55,500 हमने लिखा। सब्सक्रिप्शन जो मिला हमने लिखा 3,55,000, ये भी लिख दिया। और इन्वेस्टमेंट सेल करा था हमने, वर्किंग नोट पहले लिखो, याद रहे मैं क्या अप्रोच बता रहा हूँ। पहले अप्रोच सीखो, ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस लिखने, ओपनिंग बैलेंस पहले नंबर पे, ठहर जाओ यार तुम, ओपनिंग बैलेंस पहले नंबर पे, फिर जितने एडजस्टमेंट आपने कर रखे हैं वो, फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन। ऐसा ये अप्रोच होती है। इससे क्या है, एडजस्टमेंट छूटने का डर खत्म हो जाता है मन से, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है कि सही लग रहा है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में लिख लिया। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमसे बोला गया, इन्वेस्टमेंट बेचा गया है 70,000 में। याद रखें प्रॉफिट लॉस यहाँ नहीं लिखते, क्यों, इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, दिमाग में रखो। फिर आगे बढ़ जाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, ये मिला है वाला लिख रहा हूँ मैं। 14,000 जो एडजस्टमेंट ने हमसे कहा कि 14,000 का इंटरेस्ट मिला, हमने बहुत बढ़िया इनकम है, लिख दिया। आगे बढ़े, हमसे क्वेश्चन ने बताया सेल ऑफ फर्नीचर भी हुआ है, 8,000 में बेचे हैं, हमने कहा जी बहुत बढ़िया, ये भी लिख दिया। इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। अब कृपया करके बुद्धि का इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा समझें, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, ईजी रखेंगे। क्वेश्चन ने हमसे कहा सैलरी पे कर दी, आउटस्टैंडिंग वगैरह बताया, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको बस इतना समझ में आता है रिसिप्ट पेमेंट को, इधर कितना पैसा मिला, इधर कितना पैसा खर्च हुआ, बस समझते हैं। आज एडजस्टमेंट पर प्लीज पूरा फोकस यहाँ रखें। एडजस्टमेंट समझ गए, मजे ही मजे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपको समझ आएगा, इधर आओ, ध्यान दो, जरा ध्यान दो। हमारे पास फर्नीचर था 28,000, इसके तो हमने कर ही दिया ना। मशीन देखो, मशीन 10,000 की थी 20,000 की हो गई, कैसे हो गई, परचेज किया होगा। आगे बढ़ो, स्पोर्ट्स 15,000 के थे 25,000 के हो गए, कैसे हो गए, खरीदा होगा। मशीन खरीदा, स्पोर्ट्स गुड्स खरीदा। और मुझे एक बात बताओ, जब खरीदोगे तो पैसे क्या होंगे, खर्च होंगे यार। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स कितने की, 10,000 और 10,000। मेरी रिकमेंडेशन ये भी होगी कि जरा शो कर दो कि 10,000 कैसे आया। भाई 25,000 का हो गया, यही था 25,000 का था, 15,000 का। मशीन थी 15 की, हो गई 25 की, अरे 10 खरीदा होगा जब तो हुई। स्पोर्ट्स गुड्स 20 का हो गया, क्लोजिंग में था 10,000 का, अरे तो 10,000 जब खरीदा होगा जब तो हो रखा है। दोनों चीजें कर दी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी है क्या, खर्चे और, अब बस एक्सपेंस पर फोकस करेंगे। इधर आइए, फॉलोइंग एक्सपेंस वर मेड, कहते हैं जी खर्चा हुआ है, हमने कहा बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स फिल्म 50,000 हम लिख देंगे। रेंट 24,000 है, आउट ऑफ विच 2,000 इज आउटस्टैंडिंग, कोई बात नहीं, तो 22,000 तो पे करा ना। मिसलियंस 5,000, 50, 24, 5। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, रेंट, मिसलियंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, आ जाओ जी आ जाओ। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, रेंट, मिसलीनियस। रेंट में क्या बोलता है, कहता है 24,000 का है, लेकिन 2,000 के आउटस्टैंडिंग है, गड़बड़ ना होने पाए। तो एक्चुअली पेमेंट कितने का हुआ, 22,000 दिखा दिया भाई। स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000 दिखा दिया जी। मिसलीनियस हमसे बोला गया कितना, कहते जी 5,000 का, हमने कहा लो जी लो, ये भी दिखा दिया। अच्छा कुछ और बच रहा है क्या, नहीं। क्या करना चाहिए, बैलेंस निकाल देना चाहिए, आसानी से आ जाएगा। लेकिन एक बात रिकमेंडेबल है कि बैलेंस निकालने से पहले एक बार गो थ्रू जरूर कर लें। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, सैलरी हो गई, कैश से मतलब नहीं, ओपनिंग लिख लिया, इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं, लिख लिया है, फर्नीचर, मशीन, स्पोर्ट्स गुड, ऑल सेट। तो बस इधर चलो, क्या करेंगे जी, इधर क्लोज करो, इधर भी क्लोज करो, ठीक है। इधर को ऐड कर दो, मैं भी ऐड कर ही देता हूँ, मान लो कोई पॉइंट छूटा हो तो मुझे भी पता लग जाएगा। चलो मेरे साथ ऐड करो फटाफट से, 1,10,000 प्लस 3,55,000 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000, वैल्यू 557 आ रही है, 5,57,000, ये हमने इधर लिखा। अब और क्या चाहिए,
इधर चलो, 60,000 प्लस 10 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 27,000। मैंने 22 और 5 को ऐड किया, ठीक। 1,57,000 आ रहा है। 557 माइनस 157, ओ 557 माइनस 157, आंसर 4 लाख रुपए आ रहा है। ईमानदारी से दिखा दीजिएगा, ठीक है। बैलेंस में चेक कर लेंगे, मान लो किसी बैलेंस में इधर उधर हो तो देख लीजिएगा। बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 4 लाख रुपीज़। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ टोटल, प्लीज़ ज़रूर ज़रूर चेक करें अपना भी, है ना। यहाँ पे क्या है, ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। बैंक में कितना रुपया रखे हो ना, यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक। 557। चलो जी, तो ये एक थॉट जो दिमाग में लाना था कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगना है, ऐसे ऐसे वैल्यू जानी है, ठीक। मैं एक बार वर्किंग नोट की कैलकुलेशन चेक कर लूँ। 1,10,000 प्लस 3,55,000, ओ 1 लाख, ना रुक जाओ, 1,10,000 प्लस 3,50,50, 1,10 प्लस 3,55,000 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000, 557 लिखा, 557 माइनस 60, 70, 80 माइनस 80,000, 50, 22 माइनस 72,000 और 5। हाँ 4 लाख रुपए परफेक्ट है। तो ये हो गया जी। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कहता है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दीजिए। हमने कहा बना देंगे जी। आपको एक बात समझ आ रही होगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि हमारा टाइम लगा कहाँ पर, रिकॉल कर पा रहे हो, हमारा टाइम कहाँ पे लगा, एडजस्टमेंट को ट्रीट करने में। तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास वर्किंग नोट है, हम वहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, यहाँ चिपका रहे हैं, क्वेश्चन लगता है आ रहा है। यही टेक्निक है मेन। कई बार बच्चा क्या होता है, सर हमें वर्किंग नोट में से इतना टाइम लग जाएगा। अरे नालायक, वर्किंग नोट में टाइम लग रहा है तो उसके बाद आसान कितना हो रहा है ये भी तो देखो, इसको काउंटर कौन करेगा। और एग्जामिनर को भी पता लग गया कि बच्चे ने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करा, उसने सॉल्व करा है, नंबर पूरे पूरे दे के जाएगा, वो कंजूसी नहीं करेगा नंबर देने में। तो तुम सॉल्व करने में क्यों करते हो, फिर लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इधर क्या लिखा, याद रखना गड़बड़ ना होने पाए। बच्चा बोलता इनकम एंड एक्सपेंडिचर इतनी बार बोलता है कि यहां पर भी इनकम लिख देता है, ठीक है ना। ओ ओ ओ यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला आता है, बट होता है बेसिकली एक्सपेंडिचर एंड इनकम है। नॉमिनल अकाउंट, इधर डेबिट में खर्चे, इधर क्रेडिट में इनकम। चलिए जी, चलिए शुरुआत करी जाए मेरे भाई, आ जाओ उड़ा देते हैं। सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन, दिमाग लगाना ही नहीं। क्वेश्चन ने बोला 3 लाख के सब्सक्रिप्शन मिले, यही तो बोला था। आज एक बार चेक करें क्या, कहाँ गया सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 3 लाख रुपए लिखा है। एडजस्टमेंट नहीं लगाने, बच्चा इसमें दिमाग लगाता है, इसको ऐसे कर लें उसको ऐसे, नहीं नहीं नहीं, लिखा है ना सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अच्छा एक बात और है, अगर ये लिखा है तो मेरे भाई सुनो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा होता तो हमने जो वर्क की नोट लगाई, कृपया करके इस बात को एक बार रिकॉल करना जो बता रहा हूँ। कहाँ गया पैसा, पैसा देखते हैं इस वाले अमाउंट पर। चलो अब मेरी लाइनों को ध्यान से पढ़ें, सुने, समझे, दिमाग का इस्तेमाल करें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा है मैंने, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, क्वेश्चन ने सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर लिखा है। ओए होए होए होए, क्या बात है। तो सुनो मेरे भाई, ध्यान से आपने जो नोट करा उसी पर, ये बहुत बड़ा और तगड़ा लेसन है। दो चीजें निकल के आती हैं। एक, जो अगर क्वेश्चन में लिखा होता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो जो किया गया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं। बट अगर हमें दे दिया गया, ये हमें दे दिया गया, समझो समझो, हमें ये दे दिया गया, इसको सुनना समझना, ठीक है। अगर हमें दे दिया गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये दे दिया गया, तो जो हम ऐड लेस कर रहे हैं ना, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बच्चा कहता है क्या बोला आपने सर, फिर से समझा रहा हूं, समझो। हमें दे दिया गया, मैं यही करके बताऊं, सुनना, बहुत बढ़िया कमाल का क्वेश्चन, मजा ही आ गई। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, कृपया ध्यान से सुने, क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो हम जो कुछ भी करते आ रहे थे, हमारे कंसेप्ट को हम
रिवर्स कर देंगे। सर रिवर्स क्यों कर देंगे? अगर ये दे दिया है और आपको ये निकालना है तो करना क्या पड़ेगा? आपको प्लस माइनस जो करते थे उसको उल्टा करो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं इस साइड पे उसे कर रहा हूं, ग्रीन पेन से फोकस करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे 3 लाख रुपए बता दिया पूरे साल का ये है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी? हम जिन चीजों को ऐड करें उन्हें हम लेस करेंगे। आ जाओ समझो, 2 लाख रुपए, क्या बात है, मजा ही आ गई क्वेश्चन देख के तो। और इधर क्या, ये लेस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। मुझे एक बार जल्दी से बताओ, क्या सबको ये बात समझ आ गई कि नहीं? दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल करना। समझो, हमें क्वेश्चन के आखिरी में दे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो जो हमने ये किया हुआ है रिसीव्ड, यही करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। बट अगर लिख दिया फॉर दी होल ईयर, साल में कितना है ये बता दे रहा है भाई, तो आपको रिसीव कितना है वो निकालना पड़ेगा। समझे? तो क्या करेंगे, अब चेक कर लो। अच्छा, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी इफेक्ट होगा, ध्यान रखना। कितनी वैल्यू आएगी देखें क्या? ये दोनों ऐड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया यार, मजा ही आ गई। तो 3 लाख में से 2 लाख गए, 1 लाख बचा, फिर 25,000 गए, 75,000 बचा है ना, 75। ओके, 75 में 1,70,000 रुपये ऐड कर दिए। 75 में 1,70 ऐड हो कितने में? 2,55,000। 75 में 1,70, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ बचा इतना ही, बट फिर भी 75 में 1,70,000, 2,45,000 हो रहा है क्या? एक बार चेक करूँ। 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 25,000, ओ ओ ओ ओ 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 25,000, 75,000 प्लस 1,40,000 प्लस 30,000, हाँ जी 245। सब क्लियर हुआ क्या ये? बहुत बढ़िया। तो ये को कितना छोटा पॉइंट है बट क्या कमाल का पॉइंट है। यही वो चीज़ है, वैल्यू 2,45,000 आएगी। कब लगाना है समझ आ गया? अच्छे से होगा क्या? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हमने रिसिप्ट पेमेंट में लिख रखा है ना, तो आपके इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी जाएगी अब मुझे वही बताना है। कहाँ गया 245? कृपया ध्यान दें, मैं यहाँ पे कट करके लिखूँ जिससे आपको रिकॉल रहेगा क्या कैसे करना है। बहुत बढ़िया, 2,45,000 ये इरेज करूंगा, 245 है ना। मजा ही आ गई यार ये तो क्वेश्चन लगा के। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रुक जाओ, ये आ जाएगा 2,90,000, 2,90,000। ओके, अब जो बताया है वो दिमाग में रखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोल रहा है, रिसीव्ड बोल रहा है, तो जैसे करते आ रहे वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपको होल ईयर का निकालना है। बट जब होल ईयर का दे ही दिया अगर, तो रिवर्स मॉडल मारेंगे बस, ठीक है क्या जी? चलो बहुत बढ़िया। अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच फिर भी ध्यान रखिएगा। अकाउंट बना के करेंगे तो यही चीज़ ना, अलग थोड़ी होगा वो। 245 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000, 4,47,000 दोनों साइड में टोटल लिख दीजिए। 4,47,000, तो वो 557 आ रहा था, वही 1,10,000 का माइनस किया, ठीक। नेक्स्ट लेवल अप्रोच हो गई तो यार। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन साल भर का 3 लाख दिया था, हमने लिख दिया। अब आ जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार। सब्सक्रिप्शन 3 लाख दिया था, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमने लिख दिया। और हमें क्या जानना है, इधर आइए, बाई इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने क्या ये कर रखा है? हाँ जी कर रखा है। कैसे किया था? 14,000 का, रुक जाओ, 14,000, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 14,000 क्वेश्चन ने दिया था, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा है 3,500 का। सर कैसे याद है आपको? अरे सोचो, आप में दिया गया था इन्वेस्टमेंट कितने का? 1,75,000 का, 10% इंटरेस्ट था। कर लीजिए। आइए इधर बढ़िए, कृपया करके फोकस पूरा रखेंगे। सैलरी पर चलते हैं। सैलरी में क्या करना है जी? कहते जी सैलरी 60,000 की है, हमने कहा हाँ है। फिर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितनी है? 19,000 नहीं 18,000 थी, ऐड करा। और आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग कितनी है? 15,000 की थी, माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 63,000। हमने अमाउंट चिपका दिया। पॉइंटर बना के चलना है बहुत अच्छे से।
मतलब कंफ्यूजन जैसा रहेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। अब अपने वर्किंग नोट पे चलो। डेप्रिसिएशन लिखा था क्या? हाँ सर लिखा था। कितने का? 5150। ऐसे ही उठाओ। और वर्किंग नोट नंबर क्या है? 6। मेरे साथ आओ। वर्किंग नोट पहले उड़ाओ। टू डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 6, 5150, ये भी लिख दिया। सर और कुछ था क्या? वर्किंग नोट चेक करो, वर्किंग नोट चेक करो बस। लॉस लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6000 का है क्या? ऐसे उठा दें, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6000। आ जाइए मेरे साथ। क्या करा? यहाँ गए, लिखा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6000, ऐसी चीज दिखा दिया। तो और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। कुछ खर्चे भी किए थे ना वो, स्पोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट में था। बता रहा हूँ, रुक जाओ। ये रहा। स्पोर्ट्स पे 50,000, रेंट पर 24,000, मिसलिनियस 5,000। स्पोर्ट्स, रेंट, मिसलिनियस। चलिए एक्सपेंडिचर ध्यान रखो। टू स्पोर्ट्स, टू रेंट, टू मिसलिनियस। अच्छा एक बात समझिए बहुत ध्यान से। हमने वहां पे क्या करा, हमने रिसिप्ट पेमेंट बनाते वक्त 24,000 में से 2,000 को लेस करा था। क्यों लेस करा था? वहां पे एक्चुअल में कैश कितना पे हुआ ये मुद्दा होता है। यहाँ पे करंट ईयर का कितना है ये मुद्दा होता है। आ जाओ। स्पोर्ट्स 50,000 हमने लिख दिया, लेकिन रेंट में कैसे लिखा है? 22,000 का है, प्लस आउटस्टैंडिंग है 2,000। एक्चुअल पेमेंट क्या है? 24,000। मिसलीनियस कितने का था भाई? देखना पड़ेगा, एक पॉइंट छोड़ना कुछ नहीं दोस्त। मिसलीनियस है 5,000 का। ओके, मिसलीनियस है 5,000 रुपये का। सारे पॉइंटर हमने बना दिए, कुछ ऐसा ऐसा बच नहीं रहा कि मैं आपको अलग से बताऊं। तो अब करने की कुछ जरूरत है नहीं, क्वेश्चन खत्म है, बस उड़ा दीजिए, है ना। और कुछ जानना है? बस हो गया जी। हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ जहाँ जो जो एडजस्टमेंट है उसके वर्किंग नोट के नंबर अगर आप वहाँ लिख दें तो क्या ही कहने हैं। फिर तो ऐड करो। 3,17,500, दो ही चीज़ करनी थी, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, आसानी से लगेगा। इसका एडिशन मारो, कितना आ रहा है देखो। 63,000 प्लस 5150 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000। खर्चे आ रहे 1,53,150, ठीक है। माइनस करते हैं जरा। 3,17,500, तो सरप्लस 1,64,350 आ रहा, ठीक। यहाँ लिख लो, आ जाओ। टू सरप्लस कितना है? 164,350। 164,350 टोटल जरूर 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 लिख दीजिए। चलिए जी, ये रही बात डन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, मजा ही आ गया लगा के। ओके जनाब।